गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पाठ स्पीति में बारिश पढ़ेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश के एक लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील है। इसके अंदर देखेंगे कि वर्षा न के बराबर होती है और यहाँ जो लेखक है कृष्णनाथ, वो एक बार अपनी यात्रा पर जाता है और वहाँ जब बारिश होती है तो लोग उसको संयोग मानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ आपका आना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, सुकून है, और इसी कारण से उस स्पीति में बारिश का मतलब यही है कि इसका जो शीर्षक दिया गया है कृष्णनाथ ने, वो यही दिखाया गया है कि स्पीति के अंदर जो बारिश है वो एक संयोग माना गया है। एक तरह से कई दिनों तक वहाँ जो है बारिश नहीं होती है, ठंड से ठिठुरते रहते हैं लोग वहाँ लगभग। और आगे जो इसमें देखेंगे हम कि किस प्रकार से वहाँ न कोई किसी प्रकार का वायरलेस सेट के माध्यम से ही थोड़ा बहुत लोगों से संपर्क हो सकता है। लगभग 9 महीने ये शेष भारत से कटे रहते हैं, शेष दुनिया से ही कटे रहते हैं बल्कि, ठीक है। और उन लोगों के बारे में, उनके जीने का नज़रिया, उनका जो अपना व्यक्तित्व है, उनका जो स्वास्थ्य है, रहन सहन है, जीवन यापन है, वो दर्शाया है इस पाठ में बेटा। अब हम पहले इसके जो लेखक है कृष्णनाथ, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था 1934 में। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर काम करने लगे थे। ये कुछ समय तक अंग्रेजी पत्रिका जो मैनकाइंड थी उसका संपादन भी किया था और बाद में वे कल्पना के संपादन मंडल में कार्यरत रहे। समाजवादी विचारधारा थी इनकी, ठीक है। बौद्ध धर्म भी इन्होंने थोड़ा बहुत अपनाया और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अरुणाचल यात्रा, लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा। यहाँ हम ये देखना चाहेंगे कि जो मैंने रचनाएं बताई हैं, इसमें एक यायावर के दर्शन होते हैं। यायावर होता है जो घूम घूम करके जीवन यापन करे बेटा। इनकी यायावृत्ति होने का कारण उनके लेखों में हमें प्रकट होता है, उनके लेखों में रोचकता है। कहीं कहीं वे यात्रा वृत्तांत के साथ चिंतन करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। कि वो सोचते हैं कि हमें जो यात्रा उसने की है उसके ऊपर ही उन्होंने जो लिखा, और उसके बारे में ही जब लिखते हैं तो वे कहीं न कहीं चिंतन करते हुए भी दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि स्पीति के अंदर जो लोग इतने दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं, इतने कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पर लोग बसते ही क्यों हैं। तो इसी प्रकार के जो चिंतन शैली है वो भी हमें दिखाई देती है। तो इस पाठ में हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा कि स्पीति जो है बेटा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है, अर्थात योग के बाद योग होना, योग पे योग होना, ठीक है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है, अर्थात उनका इतिहास बहुत कम मिलता है इसका, क्योंकि यहाँ पर ऊंचे दर्रे हैं और कठिन रास्ता है। एलंगे भूगोल जिसे लांगा न जा सके वो भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है, अर्थात यहाँ का भूगोल जो है वो एलंगे है और इसी कारण से इसका इतिहास में वर्णन बहुत कम मिलता है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, संचार जो नेट सुविधाएं हैं, संचार माध्यम अपनाए गए हैं,
उसमें कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहुल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए ही होता है। ठीक है, अर्थात फोन के माध्यम से ही, इंटरनेट के माध्यम से ही थोड़ा बहुत वहाँ उनसे क्या हो सकता है, संपर्क हो सकता है। जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है, अर्थात केलंग और काजा के जो राजा थे वे आपस में जब बातचीत करते थे तो वायरलेस सेट का प्रयोग करते थे, वहां आना जाना बहुत कम होता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, अर्थात वो वहां जाकर देख नहीं सकता था, केवल वायरलेस सेट के माध्यम से उनकी बातचीत होती रहती थी। और यहाँ दर्शाया है कि जो केलंग के बादशाह थे, केलंग के, उन्हें भय लगा रहता था, डर लगा रहता था कि कहीं राजा का सूबेदार जो है वहां जो नियुक्त कर रखा था वो उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, अर्थात कहीं उसकी बगावत करके, ठीक है, उसके पीछे से उसकी बुराई करना, ठीक है, कमियों को निकालना, लोगों के सामने प्रकट करना, वो तो नहीं कर रहा है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता था, अर्थात वहाँ केवल वायरलेस सेट का माध्यम ही उन दोनों के बीच बातचीत होती थी, उस वायरलेस सेट के माध्यम से ही। वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, जब बसंत ऋतु होती है तब भी 170 मील दूर बताया है वो, यहाँ से केलंग और काजा के बीच में जो दूरी है उसके बारे में। तो वसंत में भी जाना, जबकि मौसम सुहावना होता है, उस समय भी 170 मील जो दूर है वो जाना कठिन है। और शीत ऋतु में तो प्राय वहाँ क्या है बेटा, असंभव ही हो जाता है, अर्थात वहाँ जा ही नहीं सकते, एक दूसरे से संपर्क हो ही नहीं सकता। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है, जिसका कोई नाम ही नहीं था बेटा। प्राचीन काल में शायद, शायद का मतलब उसने विश्वास जताया लेखक ने कि यह स्पीति जो है भारतीय साम्राज्यों का, जो भारतीय साम्राज्य थे उसका कोई बेनाम, जिसका कोई नाम नहीं था, वो हिस्सा रहा था। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही होगी, जब ये मान लो टूट करके एक दूसरे में मिल गए थे तब यह आज़ाद रह गई होगी स्पीति जो जगह है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बूशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही होगी, अर्थात उसके बारे में बताया जो मंडल बने थे उसी प्रकार से, ठीक है, जिस प्रकार से कई उसको मिला करके, जिलों को मिलाकर एक मंडल बना दिया जाता है, तो उसी प्रकार से लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल, बूशहर मंडल, कुल्लू मंडल कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही होगी, अर्थात वह शुरुआत में तो आज़ाद रही होगी, स्वतंत्र रही होगी, ठीक है, और बाद में वह इन मंडलों का एक हिस्सा भी बनी होगी कभी न कभी, तब भी प्राय स्वायत्त रही है वो, स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र ही रही है वो, अर्थात उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उस तरफ कोई जाना ही नहीं चाह रहा था। इसकी स्वायत्तता, इसकी स्वतंत्रता भूगोल ने सिरजी है, सिरजी का मतलब उसको अपनाया है, ठीक है, केवल भूगोल ने ही, भूगोल में ही इसकी कहीं न कहीं हमें इस नाम से जो मिलता है, इसका उल्लेख वो पाया जाता है केवल भूगोल में ही, लेकिन उसका कोई इतिहास हमें नहीं मिलता। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल इसका संहार करता है, अर्थात भूगोल ही इसको की रक्षा करता है का मतलब रक्षा करने वाला है, और भूगोल ही इसका विनाश करता है या नाश करता है या अंत करता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है बेटा भूगोल की दी हुई मानी गई है, क्यों? क्योंकि इसकी तरफ जो है कोई सरकार का भी ध्यान नहीं है और न इसकी और कोई बादशाह या राजा का ध्यान जा रहा है। तो इसी कारण से कहा है कि भूगोल ही उसका की रक्षा कर रहा है और भूगोल ही बना करके इसको बिगाड़ता है। कभी मान लो कि भूगोल प्राकृतिक आपदा आती है तो वो वही इसका संहार करती है और वही इसकी रक्षा भी करती है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, हरकारा माने बुलावा आता था, तो उसके आते आते वह अल्प बसंत बीत जाता था, ठीक है, उसके आते आते हलकारा जो बुलावा होता था उसके आने पर आधा बसंत, अल्प माने थोड़ा सा, बसंत जो ऋतु थी जिस समय वो आते थे उस समय आधा बीत जाता था वो। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता तो स्पीति का तरीका वही था जो तूप चिलिंग गोनपाने में मैंने देखा है, अर्थात इस जगह की यात्रा स्वयं लेखक ने की है और उसके बारे में बताया है कि जो मैंने देखा है
तो ये कहा है कि जोरावर सिंह जैसा कोई डाकू या बदमाश वहां रहते थे, उनके बारे में भी कहा है कि जब वो जैसे वो आते थे तो स्पीति का तरीका वही था जो तुम चिलिंग गोनपा में मैंने देखा था। तुम चिन गोनपा का मतलब यहाँ पर जो एक राजा के टाइम पे लोगों का जो बर्ताव होता था वो यहाँ होता था, अर्थात लोग डर जाते थे एक दूसरे को देख करके। ठीक है, इनमें भय की स्थिति पैदा हो जाती थी। जोरावर सिंह जैसे बदमाश से, ठीक है, ये डरते थे लोग, और इसी प्रकार से जब उनको कोई बुलावा आता था तो वे एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते थे। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ, डायनामाइट होता है बेटा एक प्रकार की किसी भी चीज को तोड़ने के लिए जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है, एक बारूद का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से पहाड़ों में से पत्थर उड़ाने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए, पहाड़ों को अलग अलग करने के लिए, दरार करने के लिए, उसमें से रास्ता बनाने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है बेटा, डायनामाइट जो है वो एक बारूद लगाया जाता है, विस्फोटक पदार्थ होता है, और उसके कारण उस पहाड़ को अलग अलग किया जाता है, उसमें से चट्टाने, उसमें से बड़े बड़े पत्थर तोड़े जाते हैं डायनामाइट का विस्फोट करके, और इस कारण से वहाँ पर वो अलग अलग हो जाता है और उसको फिर अलग अलग करके और वहाँ से रास्ता का किया जाता है। तो डायनामाइट की आवाज़ सुन करके जैसे विस्फोट होता था तो ये लोग डर जाते थे। तो लाहुली जो था, इसके बाद देखा कि डायनामाइट का विस्फोट हुआ, तो डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहली हदस कर आंख बंद कर चांगमा का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। अर्थात इन लोगों के बारे में बताया है कि जब विस्फोट होता था, डायनामाइट से विस्फोट की आवाज़ आती थी, तो ये लोग क्या करते थे बेटा, आंखें बंद करके और चांगमा नामक जो वृक्ष है उसका तना पकड़ लेते थे। ये इनकी अवधारणा है, इनके अंदर जो अंधविश्वास है यही बात है। एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए थे, अर्थात एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे, इतने भयभीत हो जाते थे ये लोग उस विस्फोट के कारण, क्योंकि डायनामाइट का विस्फोट बहुत तेज होता है और पहाड़ों में जब पत्थर अलग अलग टूट करके पड़ते हैं तो उससे भी एक प्रकार से वो होता है, क्या नाम है, वो आवाज़ बहुत तेज होती है और उससे ये लोग डर जाते हैं। तो ये कहा है कि वहाँ पर आंख बंद करके ये लोग जो है चांगमा नामक पेड़ का तना पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को पकड़ कर बैठ जाते हैं। जब धमाका गुजर जाता है तो फिर डरते डरते आँख खोल कर उठते हैं, अर्थात ये फिर डरते डरते आँख खोलते हैं जब धमाका चला जाता है, धमाका खत्म हो जाता है। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। जोरावर सिंह के बारे में बताया था मैंने कि जोरावर सिंह जो यहाँ एक प्रकार से जो यहाँ का सशक्त डाकू के रूप में है, तो उसका आक्रमण जब होता था तो क्या करते थे बेटा, ये लोग जो है घर छोड़कर भाग जाते थे। उसने स्पीति को और वहाँ से के विहारों को लूटा था, ठीक है, वहाँ जो जितनी भी उसको संपत्ति मिली, वहाँ के जो ऐश आराम की चीज़ें थी वो सभी उसने लूटी थी। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है, अर्थात इसी प्रकार से जो एक दूसरे के बारे में जो वे अपनी तर्क देते हैं वे शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है वहाँ, ठीक है, एक प्रकार से वहाँ की एक रिवाज बन गई है कि कोई आता है उनको लूट करके चलता बनता है। जिस प्रकार जोरावर सिंह के आक्रमण से सभी लोग डरे रहते थे, तो उसने स्पीति को वहाँ के विहारों को लूट लिया था। और यह अप्रतिकार जिसका हम विरोध ही नहीं कर सकते बेटा, अप्रतिकार होता है जिसका हम विरोध नहीं कर सकते, शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। शायद ये स्पीति के अंदर जो सुरक्षा की पद्धति है, नियम है, उनके अनुसार वे करते रहते हैं, जिनका वे विरोध नहीं करते हैं। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है, ठीक है, लाहुल एक जगह का नाम है, स्पीति में जनसंख्या है वो लाहुल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है कुल जनसंख्या बेटा। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या है ये 1901 में, और 1969 की जनगणना के अनुसार 7196 है, ठीक है। देखना कि 70 वर्ष में कितने लोग बढ़े हैं, वहाँ लगभग दोगुने हुए हैं, लगा लो, ठीक है, दोगुने से थोड़े से ज़्यादा। तो
तो इसी प्रकार से 1901 से लेकर के 1971 तक 70 वर्षों में केवल इतनी ही जनसंख्या वहां बढ़ पाई है। ठीक है, क्योंकि लाहौल जो जिला है उसकी तहसील है ये, उससे भी बहुत कम है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, अर्थात लाहौल जो जिला है उसके साथ उसका क्षेत्रफल लेखक ने बताया है, और जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है, केवल 12,015 वर्ग किलोमीटर है। इतना ही है जो लाहौल के जिला भी बनता है, उसके साथ में तहसील भी जोड़ी जाती है, दोनों लाहौल और स्पीति। तो इसी प्रकार से कुल क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर 12,015 है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, किसके साथ है इसका क्षेत्रफल? लाहौल के साथ में है। इंपीरियल गजेटियर जॉक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है, 2,155 वर्ग मील है, जो इसके अनुसार लगता है। गजेटियर ऑक्सफोर्ड जो जनगणना होती है जनसंख्या की, वो उसके आधार पे। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। ठीक है, कि जनसंख्या जो है वो प्रति वर्ग मील का मतलब एक वर्ग मील में 4 से भी कम व्यक्ति रह रहे हैं। देखना 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। 1901 में जो थी यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी, अर्थात 2 भी लोग नहीं रह पा रहे थे, उससे भी कम थी यहाँ। ठीक है, तो वर्ग मील प्रति वर्ग मील, एक वर्ग मील से भी में भी जो है ये लगा लो कि आप 2 से भी कम व्यक्ति रहते थे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि स्पीति के अंदर जो जनसंख्या का महत्व है, जनसंख्या का घनत्व है, वो बहुत ही कम है बेटा। वहाँ का क्षेत्रफल भी हालांकि कम है, लेकिन लोग वहाँ बहुत कम रह रहे हैं, और उसका जो कारण है वो हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे जब हम अगला जो गद्यांश है उसमें। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज्य से भारत को जस का तस मिला था। ठीक है, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज्य करते थे, तब उन प्रशासन ने जो हमारे को वहाँ का प्रशासन, वहाँ की जगह, वहाँ के बारे में जो चीज़ दी वो जो की त्यों मिली है। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था। अंग्रेजों को ये कश्मीर के राजा से मिला था। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस जगह को लिया था बेटा। कि अंग्रेज जो हैं वो ऊन वाले क्षेत्र में जाना चाहते थे, और वो पश्चिमी तिब्बत के रास्ते से। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे, दूर के जो भलाई के कार्य करना चाहते थे वो थे बेटा। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए, 1846 में बेटा। ठीक है, क्योंकि 1846 से पहले जो भी था, मान लो वो किस जरिए से, उनका एम क्या था, उनका लक्ष्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, उसके पीछे कोई भी चीज़ हो, लेकिन 1846 के अंदर जो उन्हें मिले, पहले सुप्रीटेंडेंट के अधीन थे ये, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए, मिला दिए गए, शामिल कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो होता है स्थानीय शासक। नोनो को क्या कहा गया है बेटा? स्थानीय शासक, अर्थात एक स्थान, उसी स्थान का एक शासक बना दिया गया था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में यह नोनो कार्य करता रहा था। ब्रिटिश भारत में भी जब हमारे ऊपर, भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तब भी ये असिस्टेंट कमिश्नर जो था बेटा, वो क्या करता था? असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में से ही, समर्थन मतलब उसका सहयोग से ही यह नोनो जो था वो कार्य करता था। स्थानीय जो शासक नियुक्त कर रखा था वो, इसका अधिकारक क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। उसका अधिकारक क्षेत्र केवल, उसका दर्जा बताया है, उसका होदा बताया है कि द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे, जो भी हो उसका पद, गरिमा जो भी थी उसकी, लेकिन स्पीति के जो लोग थे वे उसको, उस नोनो को ही, स्थानीय शासक को ही अपना राजा मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं, अर्थात उसकी घरवाली को वे
दमयंती को रानी मानते हैं। कहने का मतलब है कि किसी प्रकार से वे एक अंग्रेजों द्वारा जो नियुक्त कर रखा था वहां पर स्थानीय शासक, जिसको नौनो नाम से पुकारा गया है, उसको ही वे राजा मानते थे। और जब वह राजा नहीं होता था तो उसको घरवाली को रानी मानते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखें कि किसी प्रकार से ये लोग जो हैं बेटा स्पीति के, वो कितने भयभीत डरावने माहौल में रह रहे हैं। और वहाँ पर जो सुविधाओं का अभाव है वो आज भी कहीं ना कहीं, जब तक हम लेखक की इस लेखनी से लिखे लेख को पढ़ते हैं तो बेटा जरूर वहाँ पर आज भी जो है उतना सुधार नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। तो आज ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पूरा होता है बेटा। इसी आधार पे जो पहला प्रश्न छोटा आप रफ कॉपी में नोट करेंगे वो है, स्पीति में बारिश नामक पाठ के लेखक कौन है। जो स्पीति में बारिश नामक पाठ है इसके लेखक का नाम लिखना है बेटा। प्रश्न नंबर अगला है, स्पीति नामक स्थान किस प्रदेश का भाग है। उस प्रदेश का नाम लिखना है बेटा, ठीक है, न कि जिले का, बल्कि उस प्रदेश का नाम लिखना है। अगला है, स्पीति किस देश की तहसील है। ठीक है, किस जिले की तहसील है। ठीक है, किस जिले की तहसील है। अगला है, केलंग के बादशाह को क्या भय लगा रहता है। केलंग का जो बादशाह है उसको क्या भय लगा रहता है। अगला है, केलंग से स्पीति कितनी मील दूर है। केलंग से स्पीति कितनी दूर है। अगला है, साम्राज्यों के टूटने के समय स्पीति की क्या दशा थी। साम्राज्यों के टूटने के समय जो टूट गए थे साम्राज्य, उस समय स्पीति की क्या दशा थी। अगला है, लेखक के अनुसार, जो लेखक ने बताया है, स्पीति की रक्षा कौन करता है। केवल स्पीति की रक्षा कौन करता है ये आपको बताना है। अगला है, लेखक के अनुसार स्पीति का जो क्षेत्र है वो कितने वर्ग मील है। वर्ग मील के रूप में बताना है आपको, वर्ग किलोमीटर नहीं, वर्ग मील के रूप में कितना वर्ग मील है। ठीक है, जो इंपीरियल गजेटियर में मैंने पढ़ाया था, इंपीरियल गजेटियर के अनुसार वो क्षेत्रफल लिखना है इसमें कितना था, कितने वर्ग मील है लेखक के अनुसार। और 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या कितनी थी ये बताना आपको। ठीक है, 1971 में स्पीति की जो जनसंख्या है वो कितनी थी, जनसंख्या लिखनी है बेटा। तो ये प्रश्न आपको रफ कॉपी में नोट करने हैं बेटा। इस यूट्यूब को पढ़ करके, सुन करके ध्यानपूर्वक, और जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं ये सभी रफ कॉपी में पहले नोट करेंगे बेटा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।